हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू डे 4 ऑफ द 7 डे चैलेंज। हमने अभी तक रिप्रोडक्शन का पूरा यूनिट कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिया। हमने इकोलॉजी के तीनों चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट कर गया। और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन in less than 2 hours complete करेंगे। and I promise you this would be sufficient for your NEET 2025 एग्जाम। अगेन बायोटेक्नोलॉजी का भी PYQ मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि PYQ आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताया है लास्ट 10 years वाली, वहां पे इसका PYQ मिल जाएगा। इसके नोट्स आपको लेक्चर के बाद टेलीग्राम चैनल t.me/anand001 पे मिल जाएंगे। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप बायोलॉजी हैंडबुक बाय डॉक्टर आनंद मनी अमेजॉन पे सर्च कर लो और वहां से ऑर्डर कर लो। 3 से 4 दिन में आपके घर पे नोट डिलीवर हो जाएंगे। एंड दीज आर द बेस्ट शॉर्ट नोट्स दैट यू कैन अवेल। तो नोट से रखो और वीडियो से रिवाइज करो एंड तुम्हारी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए बेटा, लेक्चर करने के बाद 1 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1 तारीख से हमने आपके लिए एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है नीट 2025 अभ्यास बैच। ठीक है, तो अगर आपने इस बैच में इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए इनरोल। कैसे कर सकते हैं सर? आपको हमारे वेबसाइट anandmoney.in पे जाना है। आपको इस बैच की प्राइस ₹599 दे रही होगी। अभी पहले 500 बच्चों के लिए इस बैच की प्राइस हमने 599 रुपए रखे, जहां पे हम पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी का रिवीजन वाया क्वेश्चंस कराएंगे। तो मतलब टोटल हम लोग बिल्कुल यूनिक हर एनसीईआरटी के लाइन से 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें 6,000 बायोलॉजी के, 2,000 केमिस्ट्री के, 2,000 फिजिक्स के क्वेश्चन है। पूरा शेड्यूल आपको जब आप वेबसाइट पे इस बैच पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। सारी क्लासेस लाइव होंगी, आपको उसकी रिकॉर्डिंग और PDF भी मिल जाएगा सारे रिकॉर्डिंग का। ये 10,000 यूनिक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो एक बार फिर आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाने वाला है। जो भी क्वेश्चन नीट एग्जाम में आएगा वो इससे मिलता जुलता ही आएगा। तो ये मस्ट हैव बैच फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए अब बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद का ड्रिल आपको पता ही है, डाल देना है #day4 completed। ठीक है, अगर आप आज ही इसको देख रहे हैं तो पहले 3 दिन का भी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। हम कल कंप्लीट कर लेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और परसों कंप्लीट कर लेंगे जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, दैट इज इवोल्यूशन। उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा 6 डे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। एंड 7th डे हम पूरी क्लास 12 बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ 1000 क्वेश्चन सीरीज। तो 1000 क्वेश्चन की मदद से हम पूरी क्लास 12 बायोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं। सो दैट इज इट। चलिए लेक्चर पे वापस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ये 2 चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड चैप्टर, दोनों छोटे चैप्टर्स हैं बट नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चैप्टर का मिला के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो मतलब इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करके आप 20 नंबर इंश्योर कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो क्या भैया, तो बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। तो पहले बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यह था कि हम ऑर्गेनिज्म को अपने जरूरत के हिसाब से यूज कैसे करते हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोला। ठीक है, अब उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बदल गया है। क्या कहता है बायोटेक्नोलॉजी? तो एक EFB है, इसको हम कहते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को डिटरमाइन किया क्या? तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analog for product and services। तो क्या कहा कि किसी भी सेल में चेंज,
किसी के जेनेटिक मटेरियल में चेंज, किसी सेल के किसी मॉलिक्यूलर पार्ट में हम चेंज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो उस फिनोमिना को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो क्या बोल रहा है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में चेंज कर रहे हैं, या ऑर्गेनिज्म के सेल में चेंज कर रहे हैं, या सेल के किसी पार्ट में कर रहे हैं, या उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग में चेंज कर रहे हैं, जिससे हमको फायदा हो रहा है या जिससे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ईएफबी का फुल फॉर्म भी आपके नीट एग्जाम में आता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या चीज पे बायोटेक्नोलॉजी काम करता है? पहला, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी काम करता था माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस पे, मतलब कि कर्ड कैसे बन रहा है, ब्रेड कैसे बन रहा है, वाइन कैसे बन रहा है। ठीक है। दूसरा, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन पे काम करता है। ठीक है। तीसरा, वैक्सीन बनाने में डीएनए वैक्सीन बनाने पे काम करता है। और चौथा, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन पे काम करता है। आप बोलो करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन याद है? एडीए डिफिशियंसी जब आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में, तब आपको समझ में आएगा डिफेक्टिव जीन कैसे करेक्ट होता है। ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हम आखिर बायोटेक्नोलॉजी कराते हैं। तो इसका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है दैट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा पार्ट है दैट इज योर बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब हम जीन में कुछ कुछ चेंज करें तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। तो क्या भैया है? तो द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल इज केमिकली ऑल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंजेस फिनोटाइप। तो अगर हम कोई ऑल्टरेशन जेनेटिक मटेरियल में कर रहे हैं जिससे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, ठीक है, हम कोई ऑल्टरेशन जेनेटिक मटेरियल में कर रहे हैं जिससे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, समझो। आपको पता है ना, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ योर बॉडी, है ना। प्रोटीन जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ योर बॉडी। तो भैया अगर मैंने डीएनए में कुछ ऑल्ट्रेशन किया तो मेरे आरएनए में चेंज आएगा, आरएनए में चेंज आया तो प्रोटीन में चेंज होगा, और प्रोटीन में चेंज आएगा तो मेरे बॉडी के फिजियोलॉजी में चेंज आएगा। तो यही प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, क्या कि हम जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज करेंगे जिससे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरे काम का मिलेगा। ठीक है। तो हम क्या किए, हमने जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया, उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म उसको अपना जेनेटिक मटेरियल समझा और उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जो मेरे काम का है। ठीक है। दूसरा पार्ट इसका होता है सर, उसको हम कहते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। क्या है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग सर? इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिससे सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब्स का ग्रोथ हो, बाकी चीजों का ग्रोथ ना हो। मतलब पहला बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या करता है? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग करता है कंटामिनेशन फ्री सिस्टम बनाता है, जिससे आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिले। तो कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है। तो ये दो की पोस्टुलेट्स है तुम्हारा किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हो गया बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। चल आगे बढ़ते, अब आते हैं क्या क्या स्टेप्स है हमको जीएमओ बनाने के लिए या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए। क्या क्या स्टेप है सर? सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जीन मतलब इसको हम कहते हैं, टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, मेरे काम की जीन। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। तो हम ऐसा ऑर्गेनिज्म देखेंगे या हम एक ऐसा जीन देखेंगे जो मेरे काम का जीन है। तो सबसे पहले हमने उस जीन को आइडेंटिफाई किया, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट पहले हमने निकाल दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब यही जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको कहां डालना है? हमको होस्ट के सेल में जानना है, होस्ट सेल जहां से वो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को या तो डायरेक्टली हम डाल देंगे होस्ट सेल में, या किसी वेक्टर की मदद से हम होस्ट सेल में डालेंगे जिससे हमको डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो यही तो अ वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड इज यूज्ड टू डिलीवर एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं है कि हम वेक्टर यूज ही करें, वेक्टरलेस मेथड भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो अब पॉइंट क्या है कि चलो मैंने डीएनए तो डाल दिया, बट ये डीएनए रेप्लिकेट भी तो करना चाहिए, होस्ट को लगना चाहिए नहीं भैया ये मेरा ही डीएनए है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए अलग जुगाड़ है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम कि हम बनाते हैं इसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं सर इस टेक्नोलॉजी को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या होता है सर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो बेसिकली क्या है कि हम एक साइट लेते हैं किसी सेल का या किसी डीएनए का, जिसको हम कहते हैं ओरी साइट। क्या कहते हैं इसको, ओरी साइट। ओरी साइट का मतलब क्या है सर, इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। सर क्या करता है ये ओरी साइट, ये ओरी साइट रेप्लिकेशन कराने में मदद करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ठीक है, हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और इसको ओरी साइट के साथ बाइंड कर दिया। तो अब ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल में, तो इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ओरी साइट के साथ अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था मेरा सर स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने। हर्बर्ट बोयर और स्टेनली कोहन ने बनाया था। कैसे, सैल्मोनेला टाइफीरियम के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पे डीएनए इंसर्ट करके। वो अभी क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे, बट अभी समझो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था स्टेनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। किस पे, सैल्मोनेला टाइफीरियम के ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको कुछ टूल्स का जरूरत होगा, है ना, हमको कुछ टूल का जरूरत होगा। पहले समझो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे, फिर आगे बात करेंगे क्या क्या टूल का हमको जरूरत है। तो बेसिकली क्या है, देखो बेसिकली क्या है कि एक कोई डीएनए होगा जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये कोई एक डीएनए होगा जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा कोई एक डीएनए होगा जो वेक्टर की तरह होगा, ये पकड़ लो वेक्टर डीएनए, जिसके पास मेरा ओरी साइट होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को और इस ओरी साइट को जोड़ देना है और इससे मुझे बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे डालना है होस्ट में और इस होस्ट से मुझे बनाना है, इस होस्ट से फिर मेरा आएगा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। मैथ बस इतना ही है कि हमको यहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट काटना है, यहां से ओरी साइड काटना है, इन दोनों को इसमें सटाना है और इससे बना देना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालना है और इससे मेरा बन जाएगा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। तो इन पूरे तामझाम को करने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए होगा, उन सामान के बारे में बात कर रहे हैं, उन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला टूल जो आपको चाहिए होगा दैट इज एंजाइम। अच्छा, कैसे कैसे एंजाइम चाहिए होंगे सर आपको, कैसे कैसे एंजाइम चाहिए होगा। सबसे पहले हमको डीएनए को आइसोलेट करना है। तो सबसे पहले सेल से डीएनए आइसोलेट होगा, तो प्रोसेस होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। कैसे आइसोलेट कर सकते हैं हम, डीएनए कैसे निकालेंगे, तो सेल से बाकी सारी चीजें तुम डाइजेस्ट कर दो तो आपका डीएनए निकल जाएगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लो कि एक सेल लिए, उसमें हमने सब कुछ डाला, मान लो फंगल सेल से निकालना है डीएनए,
तो काइटिनेज डाल दिया। तुम्हारा प्लांट सेल से डीएनए निकालना है तो सेलुलेज डाल दिया, है ना। एनिमल सेल से निकालना है तो लाइपेज डाल दिया, लिपिड डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हमने किया, ठीक है। स्पूलिंग प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे जब आगे वाला पार्ट होगा प्रोसेस में, ठीक है। हमने एक डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस डीएनए को हमको कट करना है इनटू फ्रैगमेंट्स। इस डीएनए को हमको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट या ओरिसाइड निकाल पाएंगे। तो ये कट इनटू फ्रैगमेंट जो है ये एक एंजाइम करता है। इस एंजाइम को हम कहते हैं क्लीविंग एंजाइम। क्लीवेज काटता है ना, तो क्लीविंग एंजाइम हो गया। अब ये जो क्लीविंग एंजाइम है ये दो तरह का होता है। अगर हम क्लीविंग एंजाइम की बात करें तो ये दो तरह का है। कैसा सर है? अगर बाहर से न्यूक्लियोटाइड काट रहा है ना, अगर कोने कोने से बाहर से न्यूक्लियोटाइड काट रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और अगर अंदर से न्यूक्लियोटाइड काट रहा है तो इसको हम कहते हैं एंडो न्यूक्लियस। बीच से काट रहा है एंडोन्यूक्लियस, बाहर से काट रहा है एक्सोन्यूक्लियस। अब एक तरह का एंडोन्यूक्लियस होता है जो एक पर्टिकुलर साइट पे कट करता है। तो सम एंडोन्यूक्लियस कट एट पर्टिकुलर साइट, कट एट पर्टिकुलर साइट। इस तरह के एंडोन्यूक्लियस को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। समझो, तुम हमारे पास कुछ ऐसे एंडोन्यूक्लियस है जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं या मॉलिक्यूलर सीजल कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या? तो दीज आर एंजाइम्स दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स इनटू फ्रैगमेंट, ठीक है। दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। In 1963, two enzymes were responsible for the growth of bacteriophage in E. coli were isolated, ठीक। तो क्या है बेसिकली, काम क्या करता है ये बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो एंजाइम होता है इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। क्यों? डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो सपोज डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। कैसे सर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगा? तो मान लो बैक्टीरिया सेल को किससे खतरा है? बैक्टीरियोफेज से, वायरस से खतरा है। तो जैसे वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में डालेगा, वो क्या करेगा? तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को काट देगा, तो वायरस रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा होस्ट सेल में। तो इट इज अ मीन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम बायोटेक्नोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा? तो दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। क्या? एक क्या करता था? मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए को, ठीक है। और दूसरा क्या करता था? डीएनए को कट करता था। तो जिसको कट करता था वही तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हुआ, ठीक है। मेरे पास अभी 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, 230 स्ट्रेन से बैक्टीरिया से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब नाम कैसे रखते हैं इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का? तो कैसे भैया? सपोज मान लो कि सबसे कॉमन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है दैट इज ई को R1, सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ई मतलब क्या है सर? एस्चेरिया। तो ये जो आ गया पहला जो लेटर आ गया ये जीनस कर रहा है, ठीक है। दूसरा और तीसरा लेटर ये आपका स्पीसीज बता रहा है। तीसरा जो है आपका ये स्ट्रेन बता रहा है, रफ है, स्मूथ है, कैसा है, ठीक है। तीसरा जो है ये आपका स्ट्रेन बता रहा है। और चौथा जो है ये आपका ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन बता रहा है, मतलब किस सीक्वेंस में ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया गया था, है ना। पहला एंजाइम था जो निकला, दूसरा नहीं था जो निकला, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ
एक्सट्रैक्शन। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये नोमेनक्लेचर होता है इको R1। तो फर्स्ट लेटर इंडिकेट द जीनस, सेकंड लेटर इंडिकेट्स द स्पीसीज, सेकंड टू लेटर इंडिकेट स्पीसीज, ठीक है, जहां से आइसोलेट हुआ था। ठीक है, तो इको R1 में क्या है, R रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, इसका पूरा नाम है भैया इस्चेरिया कोलाई RY13। ठीक है, तो R तुम्हारा स्ट्रेन हो गया और 1 तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन, किस ऑर्डर में एंजाइम आइसोलेट होता। ठीक है, फास्ट फास्ट जो एंजाइम आइसोलेट हुआ था दैट वाज हिंद 2। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर आइसोलेटेड। अब बोलो सर हिंद 2 हिंद 1 होना चाहिए ना पहला एंजाइम, तो जरूरी नहीं है ना कि जितना एंजाइम एक्सट्रैक्ट हुआ सबके सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर है, इसीलिए। ठीक है, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर कौन सा हो गया सर, हिंद 2। कहां से निकला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से एक्सट्रैक्ट। ठीक है सर, मैंने आपको ये बता ही दिया कि दो तरह का आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, एंड से न्यूक्लियोटाइड उड़ा रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस है, और बीच से अगर काट रहा है तो एंडोन्यूक्लियस है, और अगर स्पेसिफिक साइड पे काट रहा है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, तो क्या होता है सर, कैसे काटता है वो समझते हैं। तो ये क्या होता है, दे कट एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, अब ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसकी भी एक खास बात है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है कि आगे से पढ़ो सेम, पीछे से पढ़ो सेम। जैसे मान लो, बहुत एग्जांपल देते हैं, जो इको R1 है मेरा, वो किस सीक्वेंस में कट करता है, वो कट करता है देखो GAATTC। ठीक है, तो अगर अगर ये 5 3 है तो 3 5 इसका क्या होगा, पीछे से भी सेम हो जाएगा, GAATTC। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो ये कट करता है तो ये दो तरीके से कट कर सकता है, या तो ये एक स्टिकी एंड दे देगा, या फिर ये एक ब्लंट एंड दे देगा। या तो फिर ये एक स्टिकी एंड दे देगा, या तो फिर ये एक ब्लंट एंड दे देगा। अब सपोज ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, अब मान लो ये स्टिकी एंड देगा तो कैसे देगा, तो मान लो यहां पे जी लिखा है, यहां पे ए, यहां पे ए, यहां पे टी, यहां पे टी, यहां पे सी, और यहीं पे भी GAATTC। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मान लो ये स्टिकी एंड दे रहा है तो ये ऐसे काटेगा, यहां पे ऐसे, फिर ऐसे कट किया, फिर उसके बाद ऐसे कट किया, और उसके बाद फिर ऐसे कट। तो ये जो एंड है देखो, ये जो ऐसे बना, तो दिस विल बी अ स्टिकी एंड। वही अगर ब्लंट एंड होगा तो क्या होगा, ब्लंट एंड होगा तो ये बीच से ऐसे कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये सीधा कटेगा, मैंने टेढ़ा काट दिया, बट ये सीधा कटेगा तो ये ब्लंट एंड होगा। ठीक है, तो इको R1 के केस में क्या होता है, इको R1 स्टिकी एंड देता है। इको R1 क्या करता है, सॉरी, इको R1 क्या करता है, ये स्टिकी एंड देता है। ये एक एंड हो गया इसका, ठीक है, और यहीं से ये इसका दूसरा एंड हो गया।
तो ये जो एंड होता है इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड। याद रखना ब्लंट एंड कौन देता है, नीट 2025 का क्वेश्चन है, नीट 2025 बोल रहा हूं, नीट 2015 का क्वेश्चन आया था, इको आरवी, ठीक है। इको आरवी जो है तुम्हारा ब्लंट एंड देता है, एनसीईआरटी में तुम्हारे नहीं है, बट फिर भी नीट का पीवाई को इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ब्लंट एंड कौन देता है, इको आरवी, और इको आर1 तुम्हारा स्टिकी एंड देता है, ठीक है। आई तो क्या बोल रहा है, तो दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन डीएनए एंड कट इनटू टू स्ट्रैंड्स एट स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस HIND2 था, बताए थे। इट कट डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HIND2, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए, ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारा इको आर1 का है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द टू सेम बेस ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड। तो क्या होगा, ये जो एंड देगा उसको स्टिकी एंड कहते हैं, ठीक है। यही हेल्प करता है डीएनए को आपस में जोड़ने में, और जोड़ने के लिए जो हम एंजाइम यूज करते हैं दैट इज डीएनए लाइकेस, ठीक है सर। तो अब जब किसी भी दो पार्ट को, किसी भी दो डीएनए को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और दोनों के स्टिकी एंड को डीएनए लाइगेज से जोड़ देंगे, तो यही तो मेरा बनाएगा ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यही तो मेरा बनाएगा ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही चीज यहां पे देखो, तो क्या किए, हमने एक फॉरेन डीएनए लिया और हमने एक वेक्टर डीएनए लिया, दोनों को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, तो इससे मेरा स्टिकी एंड आ गया, इससे मेरा स्टिकी एंड आ गया। अब इन दोनों स्टिकी एंड को हमने जोड़ दिया और मेरा बन गया रिकॉम्बिनेंट, मेरा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम फिर होस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट तो तुम्हें मैंने बता दिया था कि डीएनए फ्रैगमेंट कैसे आइसोलेट करोगे। तो पहला तुमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट किया, दूसरा कटिंग ऑफ डीएनए किया। अब ये कटिंग ऑफ डीएनए के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको सेपरेशन ऑफ डीएनए करना होगा तुम्हारे स्ट्रैंड के हिसाब से, सेपरेशन ऑफ डीएनए। अब इस सेपरेशन ऑफ डीएनए के लिए एक बड़ा यूनिक प्रोसेस यूज होता है, इसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हम क्या होता है, हम एक एग्रोज जेल प्लेट लेते हैं, हम एक एग्रोज जेल प्लेट लेते हैं। एग्रोज क्या होता है सर, वीड होता है ये, ठीक है, गाढ़ा सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू हमको डीएनए पास कराना है, ठीक है। तो इस एग्रोज जेल में हमने छेद कर दिया, गड्ढे बना दिए, तो हमने यहां पे वेल्स बना दी, हमने यहां पे वेल्स बना दी, गड्ढे बना दिए, जिसके थ्रू हमको डीएनए को पास कराना। तो हम क्या करते हैं, इस गड्ढे में हमने क्या किया, इस गड्ढे में हमने डीएनए लगा दिया, तो ये वेल्स हो गया, इसमें हमने डीएनए डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, और यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एनोड, है ना। तो हमको पता है कि डीएनए मेरा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो डीएनए अट्रैक्ट होगा। कौन सा डीएनए पहले अट्रैक्ट होगा, जो छोटे साइज का होगा। तो जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे या डीएनए को पास कराएंगे, तो धीरे धीरे हमको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे छोटा डीएनए आया, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बड़ा डीएनए आया, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा डीएनए आया, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा डीएनए आया, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा डीएनए का फ्रैगमेंट हमको देखने को मिला। तो ये स्मॉल फ्रैगमेंट
आगे की तरफ आ जाएगा, और जो बड़ा फ्रैगमेंट है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और कुछ डीएनए मेरा डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसको हम अनडाइजेस्टेड डीएनए कहेंगे, जो टूटा नहीं, है ना। तो स्मॉल फ्रैगमेंट आगे की तरफ होगा और लार्ज फ्रैगमेंट पीछे की तरफ होगा, तो साइज के हिसाब से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डीएनए, ठीक है। अब ये फ्रैगमेंट मुझे क्या आंखों से दिख जाएगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे पिगमेंट यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखेंगे तो हमको ऑरेंज बैंड दिखेगा, ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए दिखेगा। क्या दिखेगा हमको? हमको ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए दिखेगा। और इस डीएनए पीस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जेल पीस से, तो ये जेल से निकालते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन, ठीक है। तो क्या क्या चीज की बात की? डीएनए मेरा नेगेटिवली चार्ज है, हम एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड लगाते हैं और एग्रोज जेल के थ्रू डीएनए को पास कराते हैं। छोटा डीएनए आगे की तरफ चल जाएगा, बड़ा डीएनए पीछे की तरफ रहेगा। अब ये डीएनए दिखेगा कैसे? तो हम एक पिगमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, और जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट में देखते हैं तो हमको ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए दिखता है, ठीक है। अब जो हमको डिजायर्ड डीएनए है मेरा, उसको हम सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन। तो क्या है? DNA fragments are separated by a technique called gel electrophoresis. DNA fragment can be seen as bright orange colored bands when they are stained with ethidium bromide and exposed to UV radiation, ठीक है। DNA bands are cut from agarose gel, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। और उसके बाद ये डीएनए को हम यूज करेंगे फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस डीएनए को हम यूज करेंगे फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते, अब आते हैं वेक्टर के बारे में बात करते हैं। वेक्टर क्या होता है? इसको हम कहते हैं व्हीकल डीएनए, जो लेके जाएगा, ठीक। बेसिकली वेक्टर क्या है? जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में ले जाएगा उसको वेक्टर कहते हैं। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां ले जाएगा? होस्ट में ले जाएगा, होस्ट में ले जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं सर? उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इट इनसाइड अ होस्ट सेल। तो अलग अलग तरह का आपको वेक्टर देखने को मिलेगा, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, फिर उसके बाद कॉस्मिड, फिर उसके बाद बीएसी, आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखा था, फिर उसके बाद वाईएसी, ठीक है। सबसे बड़ा वाईएसी होता है और सबसे छोटा प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड का जो इंसर्ट साइज है दैट इज 0 to 8 kb किलोबेस, ठीक। तो बेसिकली हम छोटा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जाना है तो हम प्लाज्मिड यूज करेंगे, बड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जाना है तो फिर हम वाईएसी यूज करते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे तो प्लाज्मिड कहां पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पाया जाता है ना। तो प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। प्लाज्मिड क्या चीज का बना है सर? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिल्कुल सही बात है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो न्यूक्लियोइड में नहीं प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। और एक और इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है सर। तो कुछ प्लाज्मिड 1 से 2 कॉपी बनाता है, कुछ प्लाज्मिड 15 से 100 कॉपी बनाता है। अब ये कॉपी किस पे डिपेंड करता है? ये कॉपी डिपेंड करता है ऑन साइट कॉल्ड ओरी साइट। तो ओरी साइट डिटरमाइंस कितना कॉपी बनाएगा। तो हमको ऐसा प्लाज्मिड चाहिए जो ज्यादा कॉपी बनाता होगा, तो हमको ऐसा प्लाज्मिड चाहिए जिसके ओरी साइट का कॉपी नंबर ज्यादा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज भी वेक्टर की तरह काम करता है और इसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है,
ठीक ठीक। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, व्हेन अ क्लोनिंग वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू द होस्ट द लिंक पीस ऑफ डीएनए इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड, और जब जितना बार वेक्टर रेप्लिकेट करेगा मेरा जो डिजायर्ड जीन है वो भी उतनी बार रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, अब देखो फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, क्या क्या चीज हमको चाहिए। तो सबसे पहला चीज जो हमको चाहिए होता है सर, दैट इज ओरिसाइट। तो बात किया, ओरिसाइट क्या होता था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जिसका ऐसा प्लाज्मिड चाहिए हमको जिसका कॉपी नंबर हाई हो। ठीक है, दूसरा चीज जो हमको चाहिए सर, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। दूसरा चीज जो हमको चाहिए दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। अब समझो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, पहले ओरिसाइट देख लेते हैं। तो इट इज अ सीक्वेंस वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है, तो अ पीस ऑफ डीएनए लिंक टू ओरी कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ज्यादा बार ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, दूसरा चीज हमने क्या बोला, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, इट इज अ जीन दैट हेल्प्स टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ध्यान से समझो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर जो बैक्टीरिया सेल सेल क्या किया क्या किया क्या किया, फॉरेन डीएनए को ले लिया या प्लाज्मिड को ले लिया, पकड़ लो। ठीक है, प्लाज्मिड को इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यही होता है ना, जब आप दूसरे का जेनेटिक मटेरियल ले लेते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, और जो नहीं ले पाया वो हो जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो हमको ये पता है कि जो मेरा प्लाज्मिड है इसके पास ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो मतलब क्या है, एंटीबायोटिक के मीडियम में जिंदा रहेगा। जिसके पास प्लाज्मिड है वो एंटीबायोटिक के मीडियम में जिंदा रहेगा। तो क्या होगा, तो ये जो प्लाज्मिड है ये इसके होने की वजह से बैक्टीरियल सेल विल सर्वाइव इन एंटीबायोटिक मीडियम। तो हम क्या करेंगे, हम बैक्टीरियल सेल को ग्रो कर देंगे एंटीबायोटिक मीडियम में। जो जिंदा रह गया वो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इससे हमको पता चल जाएगा किसके पास प्लाज्मिड है, किसके पास प्लाज्मिड नहीं है। तो हम बैक्टीरियल सेल को इज ग्रोन इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मीडियम। बैक्टीरियल सेल इज ग्रोन इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीडियम। तो जिंदा बच गया तो ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो मर गया मतलब जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, तो क्या भैया, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए is introduced into a host bacterium. Such bacterium is called transformant. मतलब if transformant does not take place तो non transformant है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो शो करेगा, कौन शो करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट शो करेगा, और जिसका एंटीबायोटिक के मीडियम में मौत हो जाएगी वो होगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है, तो सेलेक्टेबल मार्कर आपको समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्लोनिंग साइट, कहां पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं उसको हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स अ सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट। बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो क्या होगा, डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे और प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा।
तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के लिए जो साइट होता है, इसी को हम यूज करते हैं क्लोनिंग साइट के लिए। समझो क्या होता है। सपोज मान लो कि हमने एक प्लाज्मिड देखा, ये जो मेरा प्लाज्मिड है, क्या नाम है इसका, इस प्लाज्मिड भाई साहब का नाम है PBR। इस पे लेबलिंग पे सवाल आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम है PBR322। P से प्लाज्मिड, B और R से बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज, ठीक है, PBR322। ठीक है, तो अब इस पे देखो क्या क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहाँ है, एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ओरिसाइड आपको पता है क्या होता है, ROP क्या होता है, इट कोड्स फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ROP साइड क्या करेगा, इट कोड्स फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, कोड्स फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। और ये तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, मतलब इको R1 से काटोगे तो ये रीजन कटेगा, PVU PST1 से काटोगे तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस कटेगा, PVU2 से काटोगे तो ROP कटेगा, और SAL1 और BAMH1 से काटोगे तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बोल दूं कि मैंने जो प्लाज्मिड है उसको PVU2 से काटा, तो क्या होगा, प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि रेप्लिकेशन प्रोटीन नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मान लो मैंने BAMH1 से काटा तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। अगर मान लो मैंने SAL1 से काटा तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। अगर मान लो मैंने PVU1 से काटा तो क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। अगर मान लो मैंने PST1 से काटा तो क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लूज करने का मतलब एम्पिसिलिन मीडियम में मर जाएगा। ठीक है, तो सपोज मान लो कि अगर जो क्लोनिंग साइट की जो बात कर रहा हूं, तो अगर मान लो कि मैंने प्लाज्मिड को कट किया BAMH1 से, तो क्या हो, BAMH1 से अगर मैंने इसको कट किया तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। मतलब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मर जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ या नहीं। इसी तरह से अगर मैंने SAL1 से काटा तो भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। अगर मैंने PVU1 से काटा या PST1 से काटा तो भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। तो जिससे कट किया वो रेजिस्टेंस अगर लूज किया तो मतलब उस मीडियम में मर जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो ROP बताया था, कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ROP साइट अगर कट कर दोगे तो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट देखिए क्या है, HIND3, इको R1, BAMH1, SAL1, PVU1, 2, PST1, CLA1। ठीक है, तो लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो मतलब मैंने अगर BAMH1 साइट पे फॉरेन DNA लगाया तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा और एम्पिसिलिन मीडियम में जिंदा रह जाएगा। तो क्लोनिंग साइट यही करता है कि वो देखता है कि किसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, किसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। तो हम क्या होगा, हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे दो कल्चर प्लेट में, एक तो होगा जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में जिंदा रहेगा, और दूसरा होगा जो एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा और टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। तो जो टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा वही मेरा काम का प्लाज्मिड है। क्लियर है? तो द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA। ठीक है, तो यही वाली बात है। देखो, तो व्हेन द प्लाज्मिड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ई कोलाई 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑब्टेन्ड। कैसा कैसा सर? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हटाई दिए हम शुरू में, जहां पे प्लाज्मिड ही नहीं है, बताया था ना, जिसने दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीडियम में मर गया, तो दे आर नॉट रेजिस्टेंस टू ईदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, तो इसको हम हटा देते हैं।
अब ट्रांसफॉर्मेंट में क्या है, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रिकॉम्बिनेंट है। तो अगर मान लो कि हमने बैम H1 साइड पे काटा, तो किसका रेजिस्टेंस लूज हुआ, टेट्रासाइक्लिन का। तो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट रहेगा एंड दे लूज इट्स रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के साइड पे मेरा क्या आ गया, फॉरेन डीएनए आ गया। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, तो ये दोनों से रेजिस्टेंट रहेगा, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों से रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमको कौन सा चाहिए, हमको चाहिए ट्रांसफॉर्मेंट पहले, और ट्रांसफॉर्मेंट के बाद फिर हमको चाहिए रिकॉम्बिनेंट जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट हमको दोनों चाहिए होगा। क्लियर है? अब ये प्रोसेस करने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्यों? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग देम ऑन एन एम्पिसिलिन मीडियम। तो देन द ट्रांसफॉर्मेंट आर ट्रांसफर टू टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मर गया वो मेरा रिकॉम्बिनेंट है, जो जिंदा रह गया वो मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब ये मेहनत बहुत ज्यादा है कि पहले तुम एम्पिसिलिन में ग्रो करो, फिर तुम टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करो, बहुत मेहनत का काम है। तो हमने एक जुगाड़ ढूंढा उसका कि हम एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लेते हैं। हमें क्या करते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लेते हैं, इसका नाम है एक्स गैल। एक्स गैल, अब उसका कुछ फॉर्मूला होता है, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये चेक करता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड। तो ये चेक करता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड। सिंपल भाषा में तुमको बताते हैं कि मतलब अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो क्या होगा, इससे कलरलेस कॉलोनी बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। बट अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और इससे ब्लू कलर कॉलोनी बनेगा। तो ये वाला जो मेरा है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो क्या है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसको हम फेंक देंगे। और ये वाला मेरा क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है, इसको हम रख लेंगे, इसको हम रख लेंगे। आई बात समझ? ठीक, बहुत बढ़िया। तो द रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम, बता दिया तुमको। ठीक है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो दोनों मीडियम में ग्रो करेगा। ठीक, तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेंट हटाते हैं, फिर हम रिकॉम्बिनेंट हटाते हैं और मेरा काम हो जाता है। बट ये 2 बार मेहनत करने से बजाय हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करके इंसर्शन इनएक्टिवेशन करा के तुम्हारा काम कर सकते हैं आसानी तरीके से। वेक्टर क्लियर हो गया, तो ये प्लाज्मिड की बात की। अब हायर प्लांट और एनिमल्स में हम दूसरा वेक्टर यूज करते हैं। कौन कौन सा सर? तो प्लांट्स के केस में, हायर प्लांट्स के केस में हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। ठीक है, इट इज अ पैथोजन ऑफ मेनी डाइकॉट प्लांट। तो ये क्या करता है, ये टी डीएनए रिलीज करता है। इस टी डीएनए में ट्यूमर होता है जिससे प्लांट मर जाता है। कैसे भेजता है, ये भेजता है बाय द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड। तो हम क्या करते हैं, इस टीआई प्लाज्मिड में पैथोजन को डिसआर्म कर देते हैं, जो ट्यूमर कॉजिंग जीन था उसको हटा देते हैं, और इसके साथ हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेज देते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट भेज देते हैं, तो ये मेरा काम हो जाता है। तो प्लांट सेल के केस में हम क्या कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस से टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म कर रहे हैं, उसका जो पैथोजन फॉर्म था उसको हटा देते हैं, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के हायर प्लांट में तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है,
एनिमल सेल के केस में क्या करते हैं, हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस, एनिमल सेल में रेट्रोवायरस। ठीक है, तो वेक्टर की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं होस्ट की। कॉम्पिटेंट होस्ट, हमारा होस्ट कैसा हो। तो हमारा होस्ट ऐसा होना चाहिए सर, कैसा? हमारा होस्ट ऐसा होना चाहिए जो इनकॉर्पोरेट कर ले मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये जो इनकॉर्पोरेट कर ले मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेसिकली इसके बाद अपना प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्लाज्मिड ले ले वैसा वाला चाहिए। ठीक है, अब होस्ट में ट्रांसफर एक तो वेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, तो मैंने दिखाया तुम्हें कि हम प्लाज्मिड यूज कर लिए, हायर प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम यूज कर लिए, एनिमल सेल में रेट्रोवायरस यूज कर लिए। दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं वेक्टरलेस मेथड। क्या होता है सर वेक्टरलेस मेथड? तो इसमें हम डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करा देते हैं। कैसा करते हैं? पहला, सबसे पहला यूज करते हैं हम कैल्शियम यूज करते हैं, जो छेद बनाता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, और उससे जीन मेरा चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं? हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक से क्या होता है? 42 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं। तो इससे जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेता है। तो सबसे पहला हो गया डाइवैलेंट कैटायन कैल्शियम यूज किया, जिससे वो मेम्ब्रेन पोरस हो गया और जिससे होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया। दूसरा तरीका यूज करते हैं, हीट शॉक देते हैं, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते हैं, जिससे पोर्स बनता है, जिससे वो जेनेटिक मटेरियल ले लेता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या क्या है? माइक्रो इंजेक्शन। क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में। याद रखिएगा, एनिमल सेल के केस में माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, अगला होता है जीन गन। तो इसमें क्या होता है कि जो जीन है या जो डीएनए है उसको हम गोल्ड या टंगस्टन से कोट करते हैं और प्लांट सेल पे बम्बार्ड कर देते हैं। तो गन, छोटा गन जैसा ही होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? प्लांट सेल के ऊपर बम्बार्ड कर देते हैं। बट डीएनए को हम कैसे कोट करते हैं? गोल्ड या टंगस्टन से। तो प्लांट सेल के केस में जीन गन यूज करेंगे, एनिमल सेल के केस में माइक्रो इंजेक्शन यूज करेंगे। ठीक, अगला होता है डिसआर्म पैथोजन। क्या है भैया? तो दे इन्फेक्ट द सेल्स एंड ट्रांसफर्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। पैथोजन तो बता ही थे तुमको, ठीक, सेल को इन्फेक्ट करेगा। और जैसे टीआई प्लाज्मिड यूज कर रहे थे, तो क्या कर रहा था कि हमने पैथोजन वाला पार्ट उसका हटा दिया और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो मेरा काम वहां पे हो गया। तो याद रखना क्या क्या, पहला डाइवैलेंट यूज कर सकते हैं, कैटायन कैल्शियम के थ्रू छेद आ जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद हीट शॉक यूज कर सकते हैं, और प्लांट सेल में हम क्या यूज करते हैं? जीन गन। एनिमल सेल में हम क्या यूज करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिया। अब प्रोसेस पे आ जाते हैं फटाफट। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो साफ कैसे भैया? तो अगर बैक्टीरियल सेल हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू इज ट्रीटेड विद एंजाइम लाइक लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल से निकालना है तो सेलुलेज, और फंगल सेल से निकालना है तो काइटिनेज। ठीक है, उसके बाद हम आरएनएज यूज कर लेते हैं, प्रोटीएज यूज कर लेते हैं, सब कुछ, लाइपेज यूज कर लेते हैं, जिससे सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आरएनए इज रिमूव्ड बाय राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन इज रिमूव्ड बाय प्रोटीएस, और उसके बाद डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है जब हम इसको चिल्ड एथेनॉल में डालते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। ये तुम लोग अपने स्कूल में भी करते होगे ना। तो बेसिकली कुछ नहीं किए, एक कंटेनर लिए, उसमें चिल्ड इथेनॉल डाले, उसमें आरएनए डाल दिए, प्रोटीएस डाल दिए, और घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, तो डीएनए का थ्रेड आपको मिल जाता है प्रेसिपिटेट होके बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। इसको हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, मतलब हम सब कुछ डाइजेस्ट कर दिया, आरएनए डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन डाइजेस्ट कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या? डीएनए। ठीक, दूसरा स्टेप होता है कटिंग बाय एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो कैसे कट करते हैं सर?
हम कट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उसके बाद सेपरेट कैसे करते हैं उसको, सेपरेट करते हैं साइज के हिसाब से बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको बताया गया ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जोड़ना है डीएनए को तो हम डीएनए लाइगेज यूज करते हैं और मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हमको बहुत सारा कॉपी बनाना है, तो इसको हम कहते हैं एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर होता है, इसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट का नाम था कैरी म्यूलियस। साइंटिस्ट का नाम था कैरी म्यूलियस। ठीक है, जिस ट्यूब में इसने बनाया था इसको हम कहते थे एपेंडेरोफ ट्यूब। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बना रहा है। क्या कर रहा है? मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बना रहा है। कैसे बनेगा सर? अगर हमको डीएनए रेप्लिकेशन कराना तो क्या करना होता है? मान लो ये मेरे पास डीएनए, तो सबसे पहले इन दोनों डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ना पड़ेगा ना। कैसे तोड़ सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड? या तो हम हेलिकेज यूज कर लें, डीएनए हेलिक्स टूट जाएगा, या सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है, हम इसको हीट कर देते हैं, डीनेचुरेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको लगभग हम 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं। ठीक, डीनेचुरेशन। तो क्या होगा इससे? ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए है मेरा वो सेपरेट हो गया। तो मान लो कि मेरा ये स्ट्रैंड हो गया मान लो 3,5, और ये स्ट्रैंड हो गया मेरा मान लो 5,3। अब दूसरा क्या होता था स्टेप? एडिशन ऑफ प्राइमर होता था। दूसरा स्टेप क्या होता था? एडिशन ऑफ प्राइमर। अब यार मैं प्राइमेज एंजाइम यूज करूंगा फिर दिक्कत आएगा। प्राइमेज एंजाइम डीनेचर हो जाएगा इतना हाई टेम्परेचर पे। तो हम क्या यूज कर देते हैं? हम अपना अपना प्राइमर बना लेते हैं, पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो प्राइमर मान लो कि यहाँ पे नया 5,3 लग जाएगा और यहाँ पे नया 5,3 लग जाएगा। तो ये एडिशन ऑफ प्राइमर कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनीलिंग। ये लगभग 52 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हम डीएनए पॉलीमरेज के मदद से इसका एक्सटेंशन करा देंगे, जिससे हमको 2 कॉपी ऑफ डीएनए मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 कॉपी मिलेगा, यहाँ से 2 कॉपी मिलेगा। ठीक है, तो हम उसके बाद तीसरा स्टेप यूज करते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा स्टेप यूज करते हैं हम, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम? डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं, ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। थर्मोस्टेबल यूज करते हैं। कौन सा, कहां से आता है? टैक पॉलीमरेज कहते हैं इसको। और ये कहां से आता है? ये आता है बैसिलस थर्मस एक्विटिकस। थर्मल स्प्रिंग का बैक्टीरिया, उससे आता है बैसिलस थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, तो यही 3 स्टेप है, जिससे 1 से 2 कॉपी बना, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 बनेगा, है ना। तो मल्टीपल कॉपीज बनता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन यूजिंग क्या? ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, प्राइमर लगाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो देखो, डीनेचुरेशन, हीट से डीनेचर की, एनीलिंग, और तीसरा हो गया इलोंगेशन या एक्सटेंशन। इलोंगेशन के लिए हम यूज करते हैं थर्मस एक्विटिकस का थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द सेल। तो वही मैंने बताया कि वेक्टर के भी मेथड से कर सकते हैं और वेक्टरलेस मेथड से भी हम इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं इनटू सेल। ठीक है, और लास्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब मेरा जो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है ये ऑब्टेन करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया? लेबोरेटरी में बना के देखते हैं सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम पायलट प्लांट लगाते हैं, और उसके बाद हम बड़ा प्लांट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं बायो रिएक्टर, या इसको हम कहते हैं फर्मेंटर।
ठीक है सर, बायोरिएक्टर या फर्मेंटर कहते हैं। क्या होता है सर बायोरिएक्टर या फर्मेंटर्स? तो दीज आर वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंजाइम्स। ठीक है, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर एक बार होता है। इसको हम ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं इस बायोरिएक्टर में, मतलब कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम वाइटामिन, ऑप्टिमम ऑक्सीजन, जिससे उनको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। ठीक है, दो तरह का बायोरिएक्टर होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर और एक होता है स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, तो क्या होता है, तो द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर इज ऑफ स्टीयरिंग टाइप स्टर्ड बायोरिएक्टर, जिसमें हम ऐसा ये वाला जो तुम्हारा ये स्टर्ड बायोरिएक्टर, तो देखो क्या क्या है, मोटर लगा हुआ है जिससे ये ब्लेड घूमेगा, ब्लेड घूमेगा तो एजिटेटर सिस्टम की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये फोम ब्रेकर है, फोम ब्रेक मतलब झाग बन रहा है, तो झाग बनेगा तो ऑक्सीजन के सप्लाई में नहीं आएगा तो झाग को हटाते रहेगा। ठीक है, ये फ्लैट बेड इम्पेलर है जो घुमाएगा, ये कल्चर ब्रॉथ है जिसमें बैक्टीरियल सेल है, और यहाँ से स्टेराइल एयर डाल रहे हैं जिससे कोई पैथोजन है तो मर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एसिड बेस कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर रहे इसके लिए, जिससे कल्चर ग्रो कर ले, तो इसको हम कहते हैं सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा होता है स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर, तो इसमें क्या होता है, यहां तो हम सिर्फ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसमें हम ऐसे ऐसे भी घुमाते हैं, तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, गैस इंट्रेनमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा आएगा तो आउटपुट ज्यादा होगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ज्यादा अच्छे से काम करता है तुम्हारा स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, सिंपल स्टर्ड टैंक में ऐसे ऐसे घूम रहा है, स्पार्ज में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा तो तुम इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है, तो ऑक्सीजन यहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बायोरिएक्टर के बारे में हो गया। ठीक, उसके बाद सर आ जाते हैं बायोरिएक्टर में क्या क्या है सर, देखिए, तो एक एजिटेटर सिस्टम जो घुमा रहा है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम जो झाग हटाएगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम ऑप्टिमम पीएच बनाएगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम ऑक्सीजन डाल के रखेगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑप्टिमम टेम्परेचर बनाएगा, और सैंपलिंग पोर्ट्स है जहां से हम कल्चर थोड़े थोड़े देर पे चेक करें क्या सही कल्चर मेरे पास आ रहा है या नहीं, तो उसको हम कहते हैं सैंपलिंग पोर्ट वाला पार्ट, सैंपलिंग पोर्ट वाला पार्ट। ठीक है, अगला प्रोसेस होता है सर, इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो क्या है भैया, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस इन विच सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द बायोसिंथेटिक फेज। तो अब ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या क्या है, पहले हम सेपरेशन करेंगे प्रोडक्ट की, काम का चीज हम निकाल दिए, दूसरा हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे कि क्या प्यूरिफाइड है ये। ठीक, उसके बाद हम इसका क्वालिटी टेस्ट करेंगे क्या ये ऑप्टिमम क्वालिटी की है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हमको इसको प्रिजर्व करना है तो हम प्रिजर्व कैसे करेंगे, और अगर दवाई है तो हम उसका क्लिनिकल ट्रायल कराएंगे, कंट्रोल सिस्टम रखेंगे, तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन का जो इंटायर प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्लियर है, तो ये हो गया आपका चैप्टर का दायन। पूरा प्रोसेस अगर तुम समझ जाओगे तो तुम्हें इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 सवाल इस चैप्टर से आएंगे आपके नीट एग्जाम में, तो इसको एक बार और अच्छे से देख लोगे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितनी काम की चीज थी सब कुछ इसमें तुमको बता दिया गया, इसके एक्स्ट्रा तुमको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो ग्रेट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अगला चैप्टर जो हम कर रहे हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। इस चैप्टर का नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन का वेटेज है, 8 नंबर आपके आएंगे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, नए एनसीईआरटी में जो स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन का सोमैटिक हाइब्रिडेशन वाला पार्ट था वो बायोटेक्नोलॉजी में ऐड कर दिया गया है, तो इस वीडियो में हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या क्या चीज में इसका एप्लीकेशन होता है, तो भैया इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है सर, फार्मास्यूटिकल्स में होता है, थेरेपेटिक्स में होता है, डायग्नोस्टिक्स में होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में होता है, प्रोसेस फूड बनाने में होता है, बायो रेमिडेशन में होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट में होता है, और एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। तो नियरली हर स्पेयर में हम यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है,
क्या 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के? क्या भैया? पहला कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और अ एंजाइम, जो किसी ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। ठीक है। दूसरा, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, जिससे हमको इवेंचुअली जो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट हो वो अच्छा मिले। तीसरा हो गया डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई प्रोटीन स्लैश ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले क्या है कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, जो आपने को मैंने पिछले चैप्टर में समझाया था। ठीक है। दूसरा, हमने वो किस कंडीशन में ज्यादा अच्छे से काम करेगा उसके लिए ऑप्टिमम एनवायरनमेंट बनाया। और तीसरा, हमने उसका प्रोसेसिंग किया कि कैसे वो करेगा, कैसा उसकी पैकेजिंग होगी, कैसे हम उसको प्यूरिफाई करेंगे। तो ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है। एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ आता है? सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में देखेंगे, फिर मेडिसिन में देखेंगे। तो क्या हुआ कि 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में, इसको हरित क्रांति कहते हैं, क्योंकि बिकॉज फूड की बहुत शॉर्टेज थी। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज MS स्वामीनाथन। बहुत अभी न्यूज में भी है। ठीक है। MS स्वामीनाथन, तो इन्होंने ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का इजाद किया था इंडिया में। ठीक है। तो क्या किया, इससे क्या हुआ कि हमारी ईल्ड इंक्रीज हो गई। ठीक है। और क्रॉप की वैरायटी भी इंप्रूव हुई। ठीक है। बट जो ये इंप्रूवमेंट हुआ, ये इंप्रूवमेंट किस वजह से हुआ? ये जो इंप्रूवमेंट हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स कौन से? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज हम ज्यादा करने लगे, जिससे हमारे सॉइल को नुकसान होने लगा, है ना, जिससे हमारी इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगी। तो इनिशियली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया वो किसकी वजह से आया? यूरिया हम खूब यूज करने लगे, हम फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे, हम पेस्टिसाइड यूज करने लगे, हम इंसेक्टिसाइड यूज करने लगे, और इसको बहुत ज्यादा यूज करने से हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, बट हमारे इकोलॉजी पे उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक, ठीक है सर। तो क्या क्या ऑप्शन था हमारे पास? पहला तो जैसा हमने जो देखा, यही एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जो हम ऑलरेडी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में कर रहे थे। दूसरा हमारे पास था ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में दिक्कत क्या है कि प्रोडक्टिविटी कम आएगी। मतलब हम कोई अगर आर्टिफिशियल यूज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है। तीसरा था सर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से क्या था कि हम आगे भी पढ़ेंगे, तो टिश्यू कल्चर की मदद से हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करके, टोटीपोटेंसी का यूज करके हम नए प्लांट्स बना सकते थे। और लास्ट जो बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करने लगे। मतलब हम ऐसे क्रॉप ही बनाने लगे कि जो इस हैबिटेट में जिंदा रह पाए। ठीक है। तो ये GM प्लांट या क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर वाज अ पार्ट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ठीक है। कैसे कैसे प्लांट बनाए सर हमने? तो हमने बनाया, एक बनाया फ्लेवर सेवर। क्या होता है सर? तो ये टोमेटो की वैरायटी है। अच्छा, तो होता क्या था इसमें? जनरली तुम क्या कहो, तुम मार्केट में देखोगे कहेगा देसला टमाटर है, देसी टमाटर। ठीक है। बट वो टमाटर की लाइफ स्पैन बड़ी कम होती थी। तो अचानक से मार्केट में खूब सारा टमाटो आया सीजन में, और उसके बाद वो बिका नहीं, तो औने पौने दाम पे किसान उसको बेचने को मजबूर हो जाते थे। तो इसी को जुगाड़ने के लिए एक टेक्नोलॉजी आया जिसको कहा फ्लेवर सेवर। तो क्या होता है, एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं पॉली गैलेक टू रीनेस। अब ये जो एंजाइम है, ये डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन कराता था। जो टोमेटो के बीच में वॉल था ना, कड़ा कड़ा, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन कराता था। तो इसी एंजाइम को हटा दिया गया, तो ये एंजाइम को इसमें से निकाल दिया गया, तो पेक्टिन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ, तो टमाटर ज्यादा दिन तक कड़ा रहा, ज्यादा दिन तक मार्केट में बेच सकते थे। बट इसका नुकसान क्या था? भैया तुम्हारे बॉडी में भी तो पेक्टिन डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, तो वो टमाटर खाओगे तुमको गैस होगा। तो तुम देखोगे देसी टमाटर दाम महंगा होगा, जो दिखने में खराब लगेगा, और एकदम सुंदर हैंडसम दिखने वाला टमाटर उसका दाम ज्यादा हो, दाम कम होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, ज्यादा शेल्फ लाइफ है उसकी। ठीक। दूसरा हमने यूज किया गोल्डन राइस। इट वाज
विटामिन ए इनरिच्ड राइस, है ना। तो ये सब तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। हमने ऐसे भी क्रॉप बनाए जो एबायोटिक स्ट्रेस से बचे, हमने ऐसे क्रॉप बनाए जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कटने के बाद जो लॉस होता है वो लॉस कम हो, ठीक है। तो वो जो क्रॉप्स है उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। मेडिसिन में देखेंगे तो भैया क्या क्या देख बनाने का था, हमने इंसुलिन बनाया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, हमने जीन थेरेपी किया, और हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो आइए एक करके इसको देखते हैं। एग्रीकल्चर में आ जाते हैं पहले। तो सबसे पहले टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। ये तुम्हारा स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो टिश्यू कल्चर मतलब कि एक सेल से या एक एक्सप्लांट है, ठीक है, उस एक्सप्लांट से हम पूरा प्लांट बनाते हैं, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करके, तो उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। क्या है एक्सप्लांट सर? एक्सप्लांट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन in a test tube under sterile condition in special nutrient medium। स्पेशल न्यूट्रिशन मीडियम में अगर हम किसी प्लांट या प्लांट के पार्ट को ग्रो करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट, ठीक है। न्यूट्रिशन मीडियम में क्या यूज करेंगे सर? हम यूज करेंगे सॉल्यूशन। क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे सॉल्यूशन विच मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज and also inorganic salt like vitamin, amino acid and growth regulators like oxygen, cytokinin, etc। तो न्यूट्रिएंट जो जो उस प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए वो सब कुछ हम दे रहे हैं। उसको फूड का सोर्स दे रहे हैं, उसको मिनरल्स का सोर्स दे रहे हैं, उसको हॉर्मोन्स दे रहे हैं जिससे वो प्लांट ग्रो कर पाए, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज है हम टोटी पोटेंट सेल लेते हैं, मतलब ऐसा सेल जो एक सेल से पूरा प्लांट बना दे, उसको हम टोटी पोटेंसी कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम टोटी पोटेंसी कहते हैं, ठीक है। फिर हम सोमा क्लोन्स देखते हैं। तो प्लांट्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, क्लोन्स, सोमैटिक क्लोन्स। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे प्लांट बनाते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ओरिजिनल प्लांट के, यानी क्लोन्स वही कहते हैं ना। क्लोन्स को हम क्या कहते थे? अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्लोन्स कहते थे। तो हम ऐसे प्लांट लेते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने ओरिजिनल पेरेंट प्लांट से, ठीक है। अगला होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट बेटा क्या होता है? टोटल लिविंग मैटर इनसाइड द सेल, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल, तो वो प्रोटोप्लास्ट है। हम इस प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं और इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो हमने सेल वॉल हटाया और बाकी सारे चीज का वो कर दिया, तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगला आते सर माइक्रो प्रोपोगेशन। यही जो हमने बात की थी, एक से बहुत सारे प्लांट बना दिए, तो उसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। तो मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, दैट इज सोमा क्लोन्स, in a very short duration from explant through tissue culture, from explant to tissue culture। तो method of propagation of a large number of plants from छोटा प्लांट एक्सप्लांट से खूब सारे प्लांट बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सोमा क्लोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल टमाटर बना सकते हैं, बनाना बना सकते हैं, एप्पल बना सकते हैं, और उसको हम कमर्शियली स्केल कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज होता है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर क्या हो गया सर? यहाँ पे कि अगर मान लो हमको वायरस फ्री प्लांट बनाना है, तो हम क्या करते हैं? रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट, दैट इज वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई प्लांट वायरस इन्फेक्टेड है भी, तो उसका जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है वो वायरस इन्फेक्टेड नहीं होता, तो हम उसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेते हैं और उस मेरिस्टेमेटिक पार्ट से नया प्लांट बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेम कल्चर। या कि ये क्यों यूज करते हैं? हम वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम मेरिस्टेम कल्चर यूज करते हैं, ठीक है। अगला हो गया सर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर? फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम two different varieties of plant, each having a desirable character to get in hybrid protoplast। जैसे एग्जाम्पल है कि हम पोमैटो बनाते हैं। क्या होता है पोमैटो सर? इट इज
टोमेटो प्लस पोटैटो। तो क्या किया हमने, हमने प्रोटोप्लास्ट लिया टमाटर का, हमने प्रोटोप्लास्ट लिया पोटैटो का, दोनों को फ्यूज करके हमने बना दिया टोमेटो। ठीक है, ठीक है, बट वैसे ये बहुत बेकार ऑप्शन था, ये बहुत अच्छे से चला नहीं था। ठीक है, तो तुमने क्या क्या देखा, तुमने देखा टिश्यू कल्चर, एक सेल से टोटीपोटेंसी की मदद से हम पूरा प्लांट बना दें, टिश्यू कल्चर। दूसरा तुमने देखा माइक्रो प्रोपोगेशन, एक एक्सप्लांट से खूब नंबर ऑफ प्लांट हमने बनाया, माइक्रो प्रोपोगेशन। तीसरा तुमने देखा मेरिस्टेम कल्चर, अगर कोई प्लांट वायरस इंफेक्टेड है तो उसका मेरिस्टेमेटिक सेल को हम ग्रो कर देंगे, तो मेरिस्टेम कल्चर। फिर तुमने देखा सोमैटिक हाइब्रिडेशन, तो हमने प्रोटोप्लास्ट लिया 2 सेल का और दोनों को फ्यूज कर दिया और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए अब जीएम प्लांट की बात करते हैं। तो जीएम प्लांट को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ भी कहेंगे। ठीक है, क्या हो सकता है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल, सब जीएमओ है जिसमें हमने जीन को ऑल्टर किया है थ्रू मैनिपुलेशन, तो उसको हम जीएमओ कहते हैं। क्यों करते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, क्यों बनाते हैं, पहला न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाते हैं, विटामिन ए रिच राइस, गोल्डन राइस आपको बताया था। ठीक है, दूसरा क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, की मतलब सूखे में भी उग जाएगा, वो ज्यादा बारिश हो गया तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करते हैं, बताया आपको, कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, उसको बढ़ाते हैं, कि मतलब एफिशिएंटली मिनरल यूटिलाइज करें जिससे सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा दिन तक बनी रहेगी। तो सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन, सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन। ठीक है सर, अच्छा फिर क्या है सर, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हमने बनाया है, ऐसा क्रॉप जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब उसके लिए अलग से तुमको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली उस स्पेसिफिक पेस्ट से रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट कैसा हो सकता है, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो सकता है और एक नेमेटोड रेजिस्टेंट हो सकता है, जिसको हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या, पेस्ट रेजिस्टेंट के फायदा क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ बायोपेस्टिसाइड, रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो हम लोग इंसेक्टिसाइड में यूज करते हैं बीटी कॉटन, सबसे बेसिक एग्जांपल जो इसका है दैट इज बीसी कॉटन। इस पे देखो कितनी बार सवाल आया और कितना सारा सवाल आया। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। तो क्या है भैया, एक स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या है, एक स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, ये एक प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है ये एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं क्राय प्रोटीन। ठीक है, और ये जो क्राय प्रोटीन है ना, ये रुला देता है इंसेक्ट। तो किसको किसको मारता है सर, तो ये कोलियोप्टेरेंस को मारता है, लेपिडोप्टेरेंस को मारता है दैट इज टोबैको बडवर्म, आर्मीवर्म, और डिप्टेरेंस को मारता है दैट इज फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो ये सबको मारता है। ठीक है, तो अब बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उस टॉक्सिन का नाम है बीटी टॉक्सिन। ठीक है, और जिस प्रोटीन से प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं क्राय प्रोटीन। ठीक है, अच्छा अब ये जो टॉक्सिन होता है ये नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉक्सिन होता है। प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, इसलिए ये बैसिलस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बट जब ये टॉक्सिन एल्केलाइन पीएच में चला जाता है इंसेक्ट के, एल्केलाइन पीएच में चला जाता है इंसेक्ट के, तो वहां पे ये टॉक्सिन उसके मिड गट के साथ बाइंड करता है, उसमें छेद क्रिएट करता है और इससे इंसेक्ट मर जाता है। कब, जब ये एल्केलाइन पीएच में जाता है तो ये टॉक्सिन एक्टिवेट होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये इनएक्टिवेट स्टेट पे रहता है, तो बैसिलस को कोई नुकसान नहीं है। बट इंसेक्ट जब इसको खाता है तो उसके पेट में जाके ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है, उसके पेट के गट के जो मिड गट के लाइन पे वहां पे जुड़ जाता है और उसके गट को फाड़ देता है, उसमें छेद क्रिएट कर देता है जिससे पानी घुसता है और इंसेक्ट मर जाता है। तो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए हमने क्या किया, हम बीटी कॉटन के जीन्स को लिए और उसको क्रॉप प्लांट में डाल दिया, जैसे कॉटन। ठीक है, उसको क्रॉप प्लांट में डाल दिया कॉटन। अब कल को कोई इंसेक्ट कॉटन खाने जाएगा तो अगेन वो क्या है, मेरा क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, वो क्राई प्रोटीन उसके इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा और इंसेक्ट मर जाएगा। तो धीरे धीरे वो कॉटन प्लांट सेफ रहेगा इंसेक्ट से। ठीक है,
तो मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक होता है। जैसे क्राई 1AC और क्राई 2AB किसको कंट्रोल करते हैं? कॉटन बॉलवर्म को, ठीक है। और क्राई 1AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, कॉर्न बोरर को, कॉर्न बोरर को, ठीक है। तो 1AC और 2AB किसको करता है? कॉटन बॉलवर्म। और 1AB करता है तुम्हारा कॉर्न बोरर को, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये है तुम्हारा बीटी कॉटन। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैसिलस थुरिंजेनेसिस का वैरायटी है, वो प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव टॉक्सिन जिसको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में बैसिलस थुरिंजेनेसिस में रहता है, बट उसके बाद जैसे इंसेक्ट के गट में जाता है वहां पे अल्कलाइन पीएच है, तो वहां पे ये एक्टिवेट हो जाता है और इंसेक्ट के मिड गट के साथ बाइंड कर जाता है और इंसेक्ट को मार देता है, ठीक है। किस पे अटैक करता था? कोलियोप्टेरिन पे, लेपिडोप्टेरिन पे और डिप्थेरिन पे। इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया हमने कॉटन में, यही क्राइजीन डाल दिया और हमने बीटी कॉटन बनाया, जो दो तरह का था। एक था क्राई 1AC, क्राई 2AB किसको कंट्रोल करता था? कॉटन बॉलवर्म को मारता था। और क्राई 1AB किसको मारता था? कॉर्न बोरर को मारता था। देखो कितने क्वेश्चन आए नीट में और इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अगला आते हैं निमेटोड रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। तो एक निमेटोड होता है बेटा, इंपॉर्टेंट समझना ध्यान से, जिसका नाम है मीलोडिजाइन इनकॉग्निशिया। कितना बढ़िया नाम है, बच्चा हो तुमको कल को यही नाम रखना, ठीक है, माइलोडिजाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है। ये क्या करता है? ये रूट ऑफ टोबैको प्लांट पे इफेक्ट करता है, जिससे रिडक्शन इन यील्ड होता है, ठीक है। तो इसको हमने प्रिवेंट करने की स्ट्रैटेजी बनाई, जिसको हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रैटेजी। ये सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हम क्या करते हैं, सपोज मान लो कि कोई फॉरेन आरएनए आ रहा है, तो इस आरएनए का हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देते हैं और इससे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो मेरे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो यही मेथड हम यूज करते हैं सेल्युलर डिफेंस के लिए अपने बॉडी में, तो इसी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। तो क्या किया? तो इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कहां से हो सकता है? कि हम एक आरएनए वायरस से इंफेक्शन करा दें या हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट डाल दें, ठीक है। तो किया क्या गया सर? यहां पे हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर लिया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस याद है, हमने बात किया था, टीआई प्लाज्मिड होता है, तो वो हेल्प करता है प्लांट सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए। तो हमने क्या किया, इसकी मदद से नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिए हम होस्ट प्लांट पे, ठीक है। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिया हमने होस्ट प्लांट पे। तो इससे क्या हुआ? तो इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन होस्ट सेल। नाउ दीज आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो दे फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। इससे क्या हुआ? आरएनए इंटरफेरेंस हुआ और पैरासाइट होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाया। मैं समझाता हूं क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सपोज मान लो कि कोई नेमेटोड आया, ठीक है। तो नेमेटोड ने क्या किया? अपना डीएनए डाला होस्ट में। जनरली पैरासाइट कैसे काम करता था, ठीक है। तो नेमेटोड का डीएनए क्या करता? नॉर्मल कंडीशन में नेमेटोड का आरएनए प्रोड्यूस करता और नेमेटोड के आरएनए से नेमेटोड का प्रोटीन प्रोड्यूस होता, ठीक है। हमने यहां पे ढेर शानापन कर दिया। हमने क्या किया? हमने इस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, इसके स्पेसिफिक जीन डाल दिया, ठीक है। तो यहां पे इसका डीएनए था और यहां पे इसका आरएनए है, ठीक। तो जब इसका आरएनए बना तो इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी बन गया। तो ये वाला आरएनए और ये वाला आरएनए मिलकर क्या बना दिया? ये वाला आरएनए और ये वाला आरएनए मिलकर बना दिया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर बन गया तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस होगा? नहीं सर। तो नो ट्रांसलेशन। तो अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ
तो कैसे बेचारा नेमेटोड जिंदा रहेगा, है ना। तो इसी को हम कहते हैं क्या, नेमेटोड रेजिस्टेंस कैसे, ठीक है। तो 10 द पैरासाइट कैनॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक कोड एक्सप्रेसिंग द इंटरफेरिंग आरएनए डीएनए। तो इससे वो प्रोटेक्टेड रहता है पैरासाइट से, क्लियर है। माइलोडीन इनकॉग्निशा एक पैरासाइट है जो टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता था। हमने क्या किया, उसके आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल दिया। कैसे डाल सकते हैं हम सर, हम आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू डाल सकते हैं या ट्रांसपोजन, छोटा जेनेटिक एलिमेंट, इसको कहते हैं जंपिंग इन, तो उसके थ्रू डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आरएनए जब नेमेटोड ने अपना बनाया तो हमने उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए उसको दे दिया और दोनों आरएनए मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, जिससे साइलेंसिंग ऑफ आरएनए हुआ, मतलब वो आरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, जिससे नेमेटोड मर गया, ठीक है। तो ये हो गया नेमेटोड स्पेसिफिक, ठीक। तो दो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा, एक देखा बीटी कॉटन और एक देखा नेमेटोड रेसिस्टेंट टू पैरासाइट। अब आते हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन में, कहां कहां इसका एप्लीकेशन इन मेडिसिन है। सबसे पहले आते हैं दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो इंसुलिन किसको देते हैं सर, इंसुलिन उन पेशेंट को देते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है। क्यों ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बॉडी में इंसुलिन कम है। इंसुलिन क्या करता है कि जो तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करता है, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो बहुत लोगों को इंडिया में डायबिटीज है, ठीक है सर। अच्छा, तो पहले जो इंसुलिन बनता था वो कैटल और पिग से आता था, उसके पैनक्रियास से हम इंसुलिन निकालते थे और वो इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता था। बट उससे क्या होता था, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते थे, बहुत सारी दिक्कतें आती थी, ठीक है। तो इसलिए फिर एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। क्या नाम था कंपनी का, कंपनी का नाम था एली लिली। 1983। बेसिकली होता क्या है ये समझिए। तो इंसुलिन जो है, जो एक्टिव है, वो बना होता है चेन ए प्लस चेन बी का, ठीक है। और ये जो एक्टिव इंसुलिन बनता है ये बनता है फ्रॉम प्रो इंसुलिन जो इनएक्टिव है, जिसके पास 3 चेन होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था कि अब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाना बहुत डिफिकल्ट था। तो एली लिली ने क्या किया कि एक जगह चेन ए बनाया, दूसरे जगह चेन बी बनाया और दोनों को ज्वाइन कर दिया बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिससे मेरा डायरेक्टली क्या बन गया, एक्टिव इंसुलिन। और इसको ही हम कहते हैं ह्यूमिलीन। इसीलिए तुम देखोगे इंसुलिन को जब भी हम क्या कहाँ रखते हैं, हम रखते हैं आइस पैक में रखते हैं, है ना। क्यों रखते हैं आइस पैक में, क्योंकि पता चला उनका बॉन्ड डीनेचर हो जाएगा अगर गर्मी ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए इंसुलिन को एक्टिव आइस पैक में रखते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ एनिमल्स कॉजेज एलर्जी एंड अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू फॉरेन प्रोटीन, ठीक है। नाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। कैसे, इंसुलिन हैज 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी that are linked by disulfide bridge, ठीक है। इन मैमल इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रो इंसुलिन, जिसके पास एक एक्स्ट्रा सी होता है, सी पेप्टाइड होता है, ठीक है। दिस इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन, ठीक है। तो 1983 में एली लिली ने क्या किया, प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू चेन ई एंड बी और उसको डाल दिया इकोलाई में। तो इससे चेन ई ए और बी अलग अलग बना और ए और बी को उसने आपस में जोड़ दिया बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड ह्यूमयूलिन, ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा प्रो इंसुलिन में क्या है, प्रो इंसुलिन में तुम्हारा सी पेप्टाइड है, ठीक है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, और यहाँ पे देखो तुम्हारा ए पेप्टाइड है और बी पेप्टाइड है। टोटल कितना होता है देखो, ए पेप्टाइड में 21 अमाइनो एसिड और बी पेप्टाइड में 30 अमाइनो एसिड, ठीक है। ए चेन में कितना होता है 21 और बी में कितना होता है 30 अमाइनो एसिड, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका इंसुलिन, ठीक है। अगला आते हैं
जीन थेरेपी क्या है सर? मेथड टू करेक्ट जीन डिफेक्ट इन अ चाइल्ड एंड एम्ब्रियो। ठीक है, तो क्या होता है, जीन्स आर इंसर्टेड इन अ पर्सन सेल्स और टिश्यू टू ट्रीट अ हेरिडिटरी डिजीज जो कंपनसेट करता है नॉन फंक्शनल जीन। ठीक है, एक बीमारी है जिसका नाम है एडिनोसिन डियामाइनेज, एडिनोसिन डी अमाइनेज डिफिशिएंसी। तो ये क्या होता है, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है फॉर मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या हुआ कि फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी वाज डन इन 1990 गिवन टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल। क्या डिफिशियंसी था उसको? एडिनोसिन डियामाइनेज, जिसके कारण स्किड होता था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इट इज लाइक एड्स ओनली, तुम्हारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डियामाइनेज। तो अब हमको अगर इसको ठीक करना है तो हमको क्या होगा, एडिनोसिन डियामाइनेज देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्योर हो सकता है सर? पहला, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के कारण, पहला पॉइंट। ठीक है सर। दूसरा क्या कर सकते हैं, इंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, मतलब धीरे धीरे इंजेक्शन से हम फंक्शनल एडीए एंजाइम डालते रहे। ठीक है, बट दोनों कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाता है इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंप्लीट क्योर होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी क्योर नहीं करता एडिनोसिन डियामाइनेज को। तो कैसे क्योर होता है सर? तो पहला, तो इन जीन थेरेपी हम क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट ब्लड इज ग्रोन इन अ कल्चर। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल एडीए जीन लेते हैं और यूजिंग रेट्रोवायरस वेक्टर, आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि एनिमल सेल में अगर हमको जेनेटिक मटेरियल डालना है तो हमको क्या डालना होगा, रेट्रोवायरस के थ्रू डालना पड़ेगा। तो हम रेट्रोवायरस वेक्टर के थ्रू ये जीन जो एडीए जीन है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, और उसको पेशेंट में डाल देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब इसको हमको लिम्फोसाइट्स को हमेशा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लिम्फोसाइट इमोर्टल तो है नहीं, ये तो मर जाएंगे, तो इसको हमको हमेशा चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी परमानेंट क्योर नहीं होता है। क्या परमानेंट क्योर है कि अगर हम एडीए जीन एक्सट्रैक्ट करें मैरो सेल से और उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो में ही डाल दें तो ये परमानेंट क्योर हो जाता है। तो ये परमानेंट क्योर हो जाता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जीन थेरेपी में हमने किया एडिनोसिन डियामाइनेज के डिफिशियंसी का इलाज। एडिनोसिन डियामाइनेज एक एंजाइम है जो मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स कराता है। ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता तो लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होते और इससे बीमारी होता है। इसको हम कहते हैं स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। एड्स की तरह होता है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम ठीक से यहाँ पे काम नहीं करता है। कैसे क्योर करते हैं इसका? पहला है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दूसरा कि हम एडीए एंजाइम डालें तुम्हारे शरीर में। दोनों कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। तो क्योर कैसे कर सकते हैं? तो हम लिम्फोसाइट लेते हैं पेशेंट से, उसमें एडीए जीन डालते हैं वाया रेट्रोवायरस और उस लिम्फोसाइट को बॉडी में डाल देते हैं पेशेंट के। इससे वो लिम्फोसाइट फिर एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, एडीए एंजाइम, और तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम करेगा। बट लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन है, तो उन लिम्फोसाइट्स को हमको पीरियोडिकली चेंज करना पड़ता है। तो परमानेंट क्योर कहां पे है सर? कि एडीए जीन को हम अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैरो सेल में डाल दें तो जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होंगे उसमें एडीए जीन होगा, उस एडीए जीन की मदद से वो एडीए एंजाइम बना लेंगे। तो वो एक परमानेंट क्योर है। ठीक है, बढ़िया। अगला आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे हम डायग्नोस करें बीमारी को? तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज यूजिंग कन्वेंशनल मेथड हम पहले करते थे, बट उससे अर्ली डायग्नोसिस होता नहीं है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर और एलाइजा हम यूज करने लगे फॉर अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, पीसीआर को पता है आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एलाइजा सर है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे, इसको हम कहते हैं ELISA, एलाइजा। ठीक है,
ठीक है सर। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, पीसीआर और एलाइजा टेक्निक हम यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए। पीसीआर में क्या होता है सर, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड बेसिस ऑन सिम्टम्स, बट इस टाइम पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो लो कंसंट्रेशन में अगर हमको पता करना है पैथोजन का, तो हम क्या करेंगे, उस पैथोजन स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करके देख लेंगे। बेसिकली समझो कि मतलब अगर मान लो किसी बैक्टीरिया का मुझे पता है जीन सीक्वेंस क्या है, तो मैं उस जीन सीक्वेंस को ढूंढने की कोशिश करूंगा, वो जीन सीक्वेंस ढूंढ मिल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि पीसीआर की मदद से मैंने ये कर लिया। ठीक है। दूसरा होता है पीसीआर में क्या क्या चीज का, तो डिटेक्ट एचआईवी इन एड्स पेशेंट, डिटेक्ट जीन म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट और अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने के काम करते हैं। कैसे पीसीआर करते हैं, तो हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोब। क्या होता है सर प्रोब? प्रोब एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बेसिकली मान लो कि एक मेरा डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, और हमको पता है कि जहां पे ए टी जी सी मिले, अगर ये मिल गया तो मतलब बीमारी है। तो अगर मान लो मेरा एक सीक्वेंस है ए जी 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 ए टी ए ए टी जी जी पकड़ लो, है ना, जी सी है ना, जी जी पकड़ लेते हैं, ठीक है, ए टी जी जी ए जी ए टी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस प्रोब के थ्रू इसको रिएक्ट किया जाएगा। तो ये प्रोब कहाँ आके बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे उल्टा जगह पे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो भी हो, ठीक है, उसके यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री बना लो ऐसे, मतलब टेक्निकली ये ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था टी ए सी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रोब यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। तो जब तुम अल्ट्रा वायलेट रेस में इसको देखोगे, लाइट में देखोगे, तो तुमको ये वाला रीजन चमकता हुआ दिखेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये पैथोजन यहाँ पे है। तो यही वाली चीज है। तो क्या करते हैं, अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको प्रोब कहते हैं, इज हाइब्रिडाइज्ड टू इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए in a clone of cells followed by detection using autoradiography. So the clone have mutated gene will not appear in the photographic film because the probe will not have complementary with the mutated gene. समझ में आया? समझ में आया? तो जो पार्ट म्यूटेशन हुआ है वो पार्ट दिखेगा नहीं, बाकी सारा पार्ट तुमको दिख जाएगा। तो इसी को प्रोब कहते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अगला आते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। यहां पे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे हम डिटेक्ट करते हैं बीमारी। क्या मतलब एंटीजन एंटीबॉडी? अगर तुम्हारे बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मेरा बॉडी बनाएगा, तो वही एंटीबॉडी को हम चेक करते हैं कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एलाइजा। ठीक, तो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पेशेंट। ठीक है, यहाँ जो टेक्निक यूज होता है ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होता है। प्रोटीन को जब हम सेपरेट करते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉट यूज करते हैं, आरएनए को करते हैं तो नदर्न ब्लॉट यूज करते हैं, डीएनए को करते हैं तो सदर्न ब्लॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की मदद से हम एलाइजा करते हैं। एड्स का भी जांच यहां से हो जाता है एलाइजा से। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया। अगला आते हैं ट्रांसजीनिक एनिमल्स। क्या भैया, तो दीज आर द एनिमल्स हुज जीनोम हैज बीन ऑल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा जीन बाय मैनिपुलेशन। ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या आ सकता है, रैबिट, पिग, रैट्स, शीप, कॉ, फिश, कुछ भी आ सकता है ट्रांसजेनिक है। 95% सभी ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, चूहा। ये पीपीआईक्यू भी आया था, इसको देख लीजिए। 95% ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। क्या फायदा है ट्रांसजेनिक एनिमल का? पहला, टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन एंड द एक्शन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी। एक जीन और उसका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर पढ़ने के लिए काम आता है, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का क्या रोल होगा। ठीक है, और अगर हम उस जीन में कुछ ऑल्टरेशन करते हैं तो बॉडी में क्या चेंज आएगा, वो सब समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड देयर बाय न्यू ट्रीटमेंट। जैसे मान लो कि हमने अल्जाइमर वाला चूहा बना लिया, ठीक है, तो अब उसको इलाज कैसे करना है, उसको कौन सा दवाई काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा, तो उस केस के लिए काम आता है। ठीक है, फिर तीसरा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करता है। क्या भैया, तो एक प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, किसको ट्रीट करता है, इम्फाइसेमा को, इंपॉर्टेंट है। तो एक ये हो गया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में। दूसरा है 1997 में एक
काऊ हुई थी जिसका नाम था रोजी, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क, जो रिच था अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन में, तो उसमें 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर था, 2.4 मिलीग्राम प्रोटीन पर लीटर था। तो 1997 में एक ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस हुई थी जिसका नाम था रोसी, ठीक है। तो ये मिल्क प्रोड्यूस की। तो काम की चीज क्या है तुम्हारी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा, रोजी तुम्हारा क्या चीज के लिए, ट्रांसजेनिक काउ फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन रिच मिल्क, ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं कि देखते हैं भैया कि उस ड्रग का उस चूहे पे कुछ असर हो रहा है कि नहीं। और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। अब मान लो फेयर एंड लवली तुम डायरेक्टली लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो पहले वो जानवर पे टेस्ट हुआ होगा कि क्या एक्चुअली गोरा कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो आगे केमिकल टेस्टिंग के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करते हैं, ठीक है। एथिकल इश्यूज भी कुछ है इसमें, क्या भैया, कि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो सकता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में तो कुत्ते और बिल्ली का मेटिंग करा दिया या कुछ भी जेनेटिक चेंज करा दिए जिससे अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट हो सकता है, आपके इकोलॉजी पे अलग असर हो सकता है। तो इसके लिए कंपनी है, एक कमिटी है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी भी सेम का नाम है। तुम अगर वेबसाइट पे देखोगे तो दिखेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी दिखता है। ये क्या करता है, यही चेक करता है वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च की, क्या भाई इस फील्ड में तुम जीएम रिसर्च कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम होता है पेटेंट का प्रॉब्लम। पेटेंट का प्रॉब्लम मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक सामान बनाया है, एक दवाई बना दी, ठीक है। अब दवाई का कंपोजिशन देख के दूसरे इंसान को पता चल गया, तो उसने रिसर्च नहीं किया, उसने सेम दवाई मेरी कॉपी कर दी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि लोग रिसर्च में पैसा खर्च करें, हम पेटेंट ग्रांट करते हैं। तो अगर मैंने अपना पेटेंट बना लिया कि ये मेरा रिसर्च है, तो मेरे परमिशन के बिना तुम उस दवाई को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तुम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको बायो पेटेंट कहते हैं। जैसे देखो अमेरिका वालों ने क्या किया था, बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन, सबका पेटेंट अमेरिका के पास। इंडिया हैज 27 वैरायटी ऑफ बासमती राइस। इन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी, इसने बासमती राइस पे पेटेंट ले लिया इंडिया को बिना बताए। तो यही चीज गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बायोपायरेसी, यही चीज को हम प्रिवेंट करने के लिए हमने एक सेकेंड अमेंडमेंट बिल भी बनाया है, ठीक है, जिससे हम ये सब प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हैं और जिससे बायोपायरेसी को, ताकि हमारा एक्सप्लॉइटेशन ना हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना करें, उसको प्रिवेंट करने का इंतजाम कर रहे हैं। काम की चीज क्या क्या है सर इस वाले पैराग्राफ में, एक जीएसी, दूसरा बायो पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, तीसरा बायोपायरेसी, और चौथा आपका इंडियन पार्लियामेंट ने जो सेकेंड अमेंडमेंट पास किया इंडियन पेटेंट बिल का। ये सब चीजें आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर डाइट हो गया। सवाल कहाँ से आता है, बीटी कॉटन से आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड तुम्हारा इससे आता है, क्रॉप से आता है, जो मैंने तुम्हें बताया विटामिन ए राइस वगैरह, ठीक है। फिर सवाल आ जाता है नेमेटोड स्पेसिफिक जीन से, या इंसुलिन से आ जाता है, या एडीए डिफिशियंसी से आ जाता है। तो अगेन छोटा चैप्टर है, 2 सवाल मिनिमम एक्सपेक्ट आप करेंगे, तो इसको एक बार पूरा रिवाइज अच्छे से कीजिएगा। आई होप ये चैप्टर भी डन हो गया आपका। मिलते हैं अगले चैप्टर में, थैंक यू।